जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 5 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण सारे करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को, और साथ में स्टैटिक्स जीके के भी जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित उस सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के डेली करेंट अफेयर्स के वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विमानन कंपनी जेट, क्या है, विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? मतलब जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संजीव कपूर बने हैं। कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर बने। कौन बने? संजीव कपूर बने हैं। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? संजीव कपूर सुधीर गौड़ा का स्थान लेंगे। मतलब संजीव कपूर जो है वो किसका स्थान लेंगे? तो सुधीर गौड़ का स्थान लेंगे। चलिए हम लोग टॉप 5 कंपनी के सीईओ का रिवीजन एक बार कर लेते हैं शुरू से, ठीक है ना। तो जो जिसका अध्यक्ष अभी बना गया तुरंत में सीईओ, तो पहले मेटा के वर्तमान सीईओ। तो मेटा के वर्तमान सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मेटा के वर्तमान सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, जिसको हम लोग फेसबुक बोलते हैं। सेकेंड में अमेजन के वर्तमान सीईओ। तो अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? तो एंडी जसी है। कौन है? एंडी जसी है। अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? एंडी जसी है। 3 नंबर में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ। तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला, जो भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला जी है। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं ट्विटर के वर्तमान सीईओ। तो ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल जी है। कौन है? पराग अग्रवाल जी है। ये भी भारतीय मूल के भी है जो ट्विटर के वर्तमान सीईओ बने हैं। कौन है? पराग अग्रवाल जी। आगे 5 नंबर में अल्फाबेट, क्या है? अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई वर्तमान में किसका? अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ। ये भी भारतीय मूल के ही व्यक्ति है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल, क्या है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? मतलब फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायो क्या दिया गया है? बायोडिग्रेडेबल, याद रखिएगा दोस्तों, नैनो पार्टिकल को किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब भारतीय औद्योगिक संस्था आईआईटी, जिसको कानपुर बोलती है। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। ये नैनो पार्टिकल, क्या है? ये नैनो पार्टिकल्स कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ किसानों को उनके कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करेगा। मतलब किसानों को बीमारी, मतलब जो कृषि में जो बीमारी फंगल है और बैक्टीरिया को बचाव रखने के लिए ये क्या किया गया है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। कौन? तो आईआईटी कानपुर ने दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे पॉइंट को देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल मुख्य रूप से धान की फसलों को कवक और, क्या है? कवक और मतलब फंगाई जिसको बोलते हैं, जीवाणु रोगों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंटर फॉर, क्या लिखा हुआ है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल, क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? मतलब भारत का स्थान कितना है 2021 में? तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 120वें स्थान पर भारत है। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? इस सूचकांक में सभी देशों को, क्या है? इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया। कितने अंकों के आधार पर? तो 100 अंकों के आधार पर दिया गया। भारत को 60.7 है, क्या है? 60.8 इस भारत का स्कोर। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। यह सूचकांक 17, क्या है? 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश के कुल प्रगति को मापता है। मतलब देश के में कितने प्रगति हो रहा है, विकास, उसी को ही मापता है सतत विकास लक्ष्य। आगे दिया गया पॉइंट में नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों में, क्या दिया गया दोस्तों? सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। कौन सा देश? अपना भारत। पाकिस्तान 129वें स्थान पर है।
भारत से आगे दक्षिण एशिया देशों के नाम भूटान जो 75वें स्थान पर है, कितने स्थान पर, 75वें, श्रीलंका 87वें स्थान पर और नेपाल 96वें स्थान पर है और बांग्लादेश 109 स्थान पर है दोस्तों। कितने स्थान पर है, बांग्लादेश 109 स्थान पर है। चलिए हम लोग देखेंगे शीर्ष 3 देश। तो इसमें शीर्ष 3 देश कौन है जो सतत विकास लक्ष्य जो निकाला गया है 2021 में, तो इसमें सतत विकास लक्ष्य को हम लोग देखेंगे कौन टॉप 3 में है। तो फर्स्ट पर है फिनलैंड है, कौन है, फर्स्ट पर फिनलैंड है जिसका कितना है 85.9 पॉइंट, कितना है 85.9 पॉइंट है। दूसरा पर है स्वीडन है, क्या है, स्वीडन है जिसका है 85.61 है। और तीसरा पर क्या है, डेनमार्क है। तो डेनमार्क कितना है 84.86 है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सेफ्टी डे, क्या बोलते हैं, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, हर साल 4 मार्च को, क्या लिखा हुआ है, हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन जो 4 मार्च को किया गया था उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को। अगला पॉइंट को देखते हैं। इस दिन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, क्या दिया गया, सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जान जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2022 में इसका 51वां संस्करण था। कितना संस्करण था, 51वां संस्करण था जो किसका था, राष्ट्रीय सुरक्षा डे का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें और पॉइंट को। वर्ष 2022 की थीम, मतलब और कोई पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 की थीम क्या सुरक्षा के, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो इसके थीम है सुरक्षा संस्कृति, क्या, सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। दिया गया है आगे क्या दिया गया है, पिछले टॉप 5 दिवस और थीम का भी हम लोग एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। जो पिछले 5 टॉप दिवस जो मनाया गया है उसमें उस दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है उसको भी हम लोग एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो फर्स्ट में है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, द इट्स ऑल, क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑल इन द माइंड, याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ऑल इन द माइंड। सेकेंड में दिया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 में कब मनाया गया है, तो 21 जनवरी को मनाया गया। कितने जनवरी को, 21 जनवरी को मनाया गया है। सॉरी दोस्तों 11 जनवरी को मनाया गया है। कितने, 11 जनवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या था राष्ट्रीय मानव तस्करी का, तो इसका थीम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच शुड क्रिएटेड अवेयरनेस, क्या है, अवेयरनेस एमॉन्ग पीपल। दोस्तों याद रखिएगा। और आगे इसमें 3 नंबर में दिया गया है। 3 नंबर में देखते क्या देगा, प्रवासी भारतीय दिवस, क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका देश से वो 1915 ईस्वी में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे भारत, इसीलिए भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम क्या है 2022 में, तो देख लेते हैं। तो इसका थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर भारत लिखा है, मतलब कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। मतलब प्रवासी दिवस 2022 में जो 9 जनवरी को मनाया गया है उसको थीम क्या है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों 4 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में विश्व युद्ध अनाथ दिवस, क्या लिखा हुआ है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 6 जनवरी को मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 में कब मनाया गया, तो 6 जनवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या है, तो कैरिंग फॉर चिल्ड्रेन, क्या लिखा हुआ है, कैरिंग फॉर चिल्ड्रेन इन हॉरिफिक सिचुएशन इन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए 5 नंबर में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विश्व ब्रेल दिवस, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस 2022 में कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 4 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। कितने जनवरी को, 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। इसका थीम क्या है, तो थीम है सेव आवर, क्या लिखा हुआ है, सेव आवर फ्यूचर। इसका थीम है जो 2022 में मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को, इसका थीम क्या है, तो सेव आवर फ्यूचर। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, किस संस्थानों में, क्या लिखा हुआ है, किस संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को
राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो किसने किए हैं, तो अन्नापूर्ण देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अन्नापूर्ण देवी, जो कौन है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। कौन है, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री है। वहीं पर जाकर केंद्रीय मंत्री कौन है, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है दोस्तों, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। आईसीटी, अगर आईसीटी का पूरा नाम पूछा जाएगा तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्या दिया हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह उन शिक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से और नवीन रूप से एकीकृत करके छात्रों को सिखाने में में सुधार किया जाता है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका पुरस्कार का नाम है, क्या है, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार। क्या है, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल आईसीटी अवार्ड। चलिए और आगे इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों को एक बार हम लोग रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। जो पिछले 5 पुरस्कार दिया गया है, किसको क्या दिया गया है, उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022, क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में, कितने संस्करण, 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इस प्रदान किया गया है एवन पूनावाला को। किसको प्रदान किया गया है, एवन पूनावाला को। कौन सा, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022। सेकेंड में दिया गया सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए, कितने हैं, वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो किसको प्रदान किया गया था, रेल टेल को प्रदान किया गया। किसको, रेल टेल को। थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्बे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नितिन गडकरी को प्रदान किया। किसको, नितिन गडकरी को। जो कौन है, नितिन गडकरी, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है अभी वर्तमान में। 4 नंबर में दिया गया है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। मतलब गणतंत्रता दिवस परेड जो 2022 में हुआ है 26 जनवरी को, वो किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश के झांकी को चुना गया। कौन सा झांकी, उत्तर प्रदेश के झांकी, जिसका नाम है, वहाँ जो काशी का जो मंदिर है ना, उसी को ही मिला है। और 5 नंबर में दिया गया है, 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो इसका किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो भारतीय बैंक संघ है। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो भारतीय बैंक संघ, जिसको IBA बोलते हैं। चलिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 12वें ICC महिला विश्व कप, कितने, 12वें संस्करण के बारे में बोला जा रहा है। 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ की होगा, तो कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन होगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है। ICC क्या है, ICC का इसे पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिलिंग। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है दोस्तों। ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। कितने मार्च से, तो 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगे। कितने टीम, तो 8 टीम इसमें भाग लेंगे। कौन सा, ICC महिला विश्व कप 2022 में दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले टॉप 5 खेलों का आयोजन और स्थल को एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे कि कौन सा खेल का आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। क्या लिखा हुआ है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सेकेंड में लिखा हुआ है AFC, क्या AFC, याद रखिएगा दोस्तों,
AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है देश? तो अपना देश प्यारा भारत, जिसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो नवी मुंबई और पुणे। अगर संस्करण पूछा जाएगा कितना संस्करण है, तो 20वां संस्करण है AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, नौवीं महिला राष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है? नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। कहाँ पर? हिमाचल में आयोजित हुई है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछा जाएगा ये वर्तमान में कौन है? तो जयराम ठाकुर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 4 में क्या दिया हुआ है? कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन, पहली बार बोला जा रहा है, क्या? पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा। तो इसमें कौन करेगा? राज करेगा? तो ये केरल राज्य करेगा। कौन सा करेगा? केरल राज्य करेगा। और केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों, याद रखिएगा। और 5 नंबर दिया गया अंडर 19, क्या लिखा हुआ है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसको UAE बोलते हैं। और अंडर 19 के विजेता कौन है? तो भारत है, अपना देश। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, खतरनाक मौसम पर, क्या है? खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज टी को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या है? जिसका नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो एजेंसी ने। जो इसरो कहाँ का है? भारत का, अपना देश प्यारा देश भारत का है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को लोग देख लेते हैं। GOES, हम लोग इसका पूरा नाम देख लेते हैं। GOES का पूरा नाम क्या होता है? तो GOES का पूरा नाम होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशन इन्वायरमेंटल सैटेलाइट होता है दोस्तों। इसमें सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी, क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशन इन्वायरमेंट सैटेलाइट को केप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूनाइटेड, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया दोस्तों, स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस एटलस भी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, यह एक नया उपग्रह है। क्या है? यह एक नया उपग्रह है जो तूफान, मौसम, जलवायु परिवर्तन की प्रगति और यहाँ तक कि आने वाले अंतरिक्ष मौसमों का अध्ययन, मतलब आने वाले मौसमों का अध्ययन अधिक से अधिक दुनिया भर में कर सकेगा। क्या है? दुनिया भर में कर सकेगा। चलिए आगे हम लोग पॉइंट में देख लेते हैं। थोड़ा नासा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। नासा कहाँ का एजेंसी है? नासा का क्या काम है? तो नासा जो है ना, वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जिस तरह से भारत का स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो है। उसी तरह से नासा कहाँ का है? तो अमेरिका देश का। अमेरिका में अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, तो जो बाइडेन जी है। और वहीं उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। नेशनल एरो में, इसका नासा का पूरा नाम देख लेते हैं क्या होता है। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा दोस्तों, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। और पूछा जाएगा नासा की स्थापना कब किया गया है? तो नासा की स्थापना क्या? 29 जुलाई 1958 ईस्वी को किया गया है। कब किया गया है? 29 जुलाई 1958 ईस्वी को नासा की स्थापना किया गया। नासा के मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो वाशिंगटन DC कहाँ पर है? अमेरिका में है दोस्तों। याद रखिएगा, USA में है। वही पूछेगा नासा के अध्यक्ष कौन है? तो नासा के अध्यक्ष है बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन है। याद रखिएगा दोस्तों। इसका मोटो क्या है? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। चलिए आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नासा के बारे में। नासा के सूर्य, क्या है? नासा के सूर्य मिशन क्या है? मतलब नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है सनराइज नाम है। क्या नाम है? सनराइज नाम है। फिर अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे नासा के बारे में। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? मतलब किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो बुध ग्रह को अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। नासा के किस मिशन ने पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो नाम था। क्या नाम था? अपोलो इसका नाम था। अपोलो प्रोग्राम इसका नाम था, जो नासा के
नासा के मिशन पहली बार मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष पर चंद्रमा पर पहुंचा था, जिसका नाम था अपोलो। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे मैरी, क्या लिखा हुआ है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखें। मैरी डब्ल्यू मैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो उसका नाम क्या है? वनीजा रूपानी। क्या नाम है? वनीजा रूपानी नाम है, जो भारतीय मूल की पहली लड़की है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ, जो मिस्र की राजधानी काहिरा है ना, वहीं पर हुआ है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के श्री क्या है? भारत के श्री निवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक, क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीते हैं? तो श्री निवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनकर ने कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारत 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। वहीं पूछा जाएगा कि इस जो खेल हुआ था ISSF शूटिंग विश्व कप, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो शीर्ष पर देश रहा था अपना प्यारा देश भारत रहा था। कौन सा देश रहा था? अपना देश प्यारा भारत इसमें शीर्ष पर रहा था। इसका आयोजन स्थल बतला दिया पहले ही कि काहिरा मिस्र में हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम, क्या है? शोरूम को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। किसने? टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। चलते फिरते शोरूम, क्या? चलते फिरते शोरूम मोबाइल शोरूम का मतलब यह है कि कंपनी, क्या है? कंपनी एक वाहन को अपने शोरूम के स्टाइल में डिजाइन करेगी। किस रूम में? शोरूम में अपने स्टाइल में डिजाइन करेगी और उसे लेकर ग्रामीण, क्या है? ग्रामीण भारत के इलाकों में पहुंचेगी। टाटा मोटर्स के अनुभव स्कीम के तहत 103 वाहनों, क्या है? 103 वाहनों पर ऐसे चलते फिरते शोरूम तैयार किया है। ये शोरूम ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स, क्या है? टाटा मोटर्स के ब्रांड को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। मतलब टाटा जो मोटर्स जो कंपनी है उसके ब्रांड को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। हेरत महोत्सव, क्या है? हेरत महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? कौन सा महोत्सव? तो हेरत महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। किस, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया गया हेरत महोत्सव, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए और हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। हेरत महोत्सव या हारा शिव की रात, क्या बोलते हैं? हेरत महोत्सव या हारा शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिव, क्या है? महाशिव रात्रि के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। मुख्य त्यौहार जिसका नाम है हेरत महोत्सव दोस्तों, और महाशिवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के पंडित के द्वारा। चलिए हम लोग पिछले टॉप 5 महोत्सव का जितना भी पर्व हुए हैं उन सब पर्वों के बारे में हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं, जो 5 महत्वपूर्ण हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध, फर्स्ट में दिया गया है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन है? तो वहाँ का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी है। सेकेंड में दिया गया विश्व प्रसिद्ध मरु, क्या? विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ किया? मरु उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर? जैसलमेर में किया गया, राजस्थान। थर्ड नंबर में दिया गया कंचोथ, क्या लिखा है? कंचोथ पर्व। कंचोथ पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया गया है। अगला है फोर्थ नंबर में तुरगिया, क्या है? तुरगिया महोत्सव 2022 का आयोजन मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया तुरगिया का? तो तुरगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? तो ईटानगर है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 नंबर में दिया गया स्पीतुक
गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख मनाया गया। कहाँ मनाया गया? लद्दाख मनाया गया। एसपी तुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पढ़े 1 से 10 तक, उन सभी प्रश्नों को एक बार जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कितना इसमें सही होने वाला है और कितना गलत होने वाला है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, विमानन कंपनी जेट, क्या विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर बने। कौन बने? संजीव कपूर बने हैं दोस्तों। सेकंड में दिया हुआ है, फसलों को बैक्टीरिया और फंगल्स बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो कानपुर आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। चलिए आगे हम लोग थर्ड नंबर में देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 120वें स्थान पर है सतत विकास सूचकांक में। 4 नंबर में है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईटी पुरस्कार से प्रदान किया है? तो इसका नाम है अन्नापूर्ण देवी। कौन है? अन्नापूर्ण देवी, जो अभी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, 12वें आईसीसी कितने संस्करण का है? 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो 4 मार्च से ही स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES गोज टी को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। नासा का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका में पड़ता है। और 8 नंबर में हम लोग देखेंगे, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो काहिरा में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? काहिरा हुआ। काहिरा कहाँ पड़ता है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा। 9 नंबर में हम लोग देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों को पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम किसने लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है वो अनुभव नाम से चलते फिरते मोबाइल शोरूम। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, हेरत महोत्सव, क्या है? हेरत महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में मनाया। कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव दोस्तों मनाया गया, जो कब मनाया जाता है? शिवरात्रि के दिन ही हेरत महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। चलिए आज के हम लोग दोस्तों स्टैटिक्स जीके को भी हम लोग देख लेते हैं साथ में। करेंट ईयर का तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, हम लोग आज के स्टैटिक्स जीके को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, पुर्तगाली यात्री, कौन यात्री? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस कहाँ के है? तो ये पुर्तगाल की यात्री है। विजयनगर की यात्रा पर किसके दरबार में आया था? विजयनगर के दरबार में किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कौन? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगे है? गामा किरणें किस प्रकार के तरंगे है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। किस तरह के तरंगे है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है गामा किरण। थर्ड नंबर में दिया गया है, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो इंदौर है दोस्तों, याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों, याद रखिएगा, भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान है। फोर्थ नंबर में दिया गया है, डार्विन फिशिंग का प्रोग्राम किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए डार्विन फिशिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, केंद्र सरकार के व्ययों को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण इसके लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार के खर्चों के बारे में जब नियंत्रित करते हो कौन करते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांतों की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये नदियों में से एक है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में फैली हुई है? तो असम में ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा फैली हुई है दोस्तों। आगे हम लोग 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, वह प्राचीन महाजनपद कौन है? वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो प्राचीन महाजनपद कौन था? तो मगध था, जो पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, जिसका नाम था मगध महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, मिर्गी रोग, क्या है? मिर्गी रोगों की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो
परमेलिया से प्राप्त होती है। किस होती है? परमेलिया से प्राप्त होती है मिर्गी रोग की औषधि। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्गी रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया से प्राप्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों, परमेलिया से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में एग्रो यहाँ पर लिखा स्पष्ट रूप से, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोग को भी पढ़ने का जरूर मौका मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।